हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज का टॉपिक है आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 जो राज्य की सेवाओं में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करता है। तो आर्टिकल 16 का फर्स्ट क्लॉज ये कहता है कि प्रत्येक सिटीजन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट के मामले में सबको समान अवसर का अधिकार देता है। आर्टिकल 16 का सेकंड क्लॉज ये कहता है कि राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट में, अपॉइंटमेंट में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास के आधार पर, उद्भव के आधार पर, इनमें से किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 का थर्ड क्लॉज ये कहता है कि राज्य को ऐसी विधि बनाने में की शक्ति होगी, मतलब संसद को ऐसी विधि बनाने की शक्ति होगी जहां किसी स्टेट में कोई जॉब के लिए अगर वहां पे की निवासी होना जरूरी है, रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वहां का निवासी ही उस जॉब के लिए एलिजिबल है, तो संसद ऐसी लॉ, ऐसी विधि बना सकती है। आर्टिकल 16 का फोर्थ क्लॉज कहता है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए, जो राज्य की सेवाओं में जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, उनके लिए आरक्षण का उपबंध कर सकता है। 1990 में बीपी सिंह जी की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया, जिसके कारण सवर्ण जो वर्ग हैं उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी डिग्रियां तक जला दी, आत्मदाह का प्रयास किया। जिस आरक्षण जो दिया गया था उसको चैलेंज किया गया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और उन्होंने जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि 16 का क्लॉज 4 के अधीन जो रिजर्वेशन है ना, प्रारंभिक नियुक्तियों में दिया जाएगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, और रिजर्वेशन जो दिया जाएगा जो 50% से अधिक नहीं होगा। और पिछड़े वर्गों में, बैकवर्ड क्लास में क्रीमिलियर को निकाल कर ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इंदिरा साहनी के जजमेंट जो आया उसको वो एक तरह से संसद के खिलाफ हो गया सकती। तो पार्लियामेंट लेके आई 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995, जिसके द्वारा 4A 16 का क्लॉज 4A जोड़ा गया, जहां पर 16 के 4A के द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 के द्वारा 4B जोड़ा गया। 4B के द्वारा बैकलॉग या कैरी फॉरवर्ड रूल अप्लाई किया गया। अब बैकलॉग क्या होता है तो मैं आपको एक बार एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी विज्ञापन में 50 वैकेंसी निकलती है सरकारी नौकरी के लिए, तो 50 वैकेंसी का क्लासिफिकेशन अपन करें कि मान लीजिए 25 सीटें थी, ओबीसी की 15 थी, एससी की 6 थी और एसटी की 4 थी। अब वहां पर जो परसेंटेज जो भी गई उसके अनुसार क्या हुआ, 3 सीटें एससी की खाली रहेगी, 2 सीटें एसटी की खाली होगी, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी तो कैंडिडेट उसको फुलफिल नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि भी ये जो सीटें बाकी के जनरल या ओबीसी से भरी जाएंगी, ये आगे के लिए क्या होंगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो नेक्स्ट ईयर या 2 साल बाद जब भी वैकेंसी निकलेगी, जो भी, जैसे मान लो 40 सीटें निकली, तो यहाँ पर जैसे 40 सीट का क्लासिफिकेशन इस प्रकार किया गया, 20 जनरल की, ओबीसी की 12, एससी की जैसे 5 थी और एसटी की जो भी 3 थी। तो यहाँ पर ऐसा, यहाँ पे क्या करा जाएगा, जो सीटें यहाँ पे 3 बची थी, जैसे कि 3 ही कैंडिडेट आए, यहाँ पर 2 सीटें खाली रह गई थी, तो यहाँ पर जो एससी है यहाँ पे इसके साथ 3 जोड़ दी जाएगी, और यहाँ पे 2, जैसे एसटी की 2 थी, तो पुरानी जो लास्ट ईयर की सीटें कौन सी थी, 2 बची थी, तो +2 यहाँ पे जोड़ दी जाएगी। तो इस प्रकार आगे हर ईयर में अगर बचती है सीटें वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। जैसे कि बीच में एडीजी की वैकेंसी निकली थी राजस्थान में, वहां 27 सीटें थी, जिसमें ये था कि 10 + 17 बैकलॉग। तो इस तरह से यहाँ पर जो 50%, इंदिरा साहनी के जजमेंट में कहा गया था रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होगा, तो उस जजमेंट को ओवररूल करने के लिए ये अमेंडमेंट लेके आए गए, बैकलॉग का प्रोविजन डाला गया। जजमेंट आया अजीत सिंह
वर्सेस पंजाब राज्य। अजीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आरक्षित कोटे से जो चयनित अभ्यर्थी है ना, वो सामान्य कोटे के अभ्यर्थी के ऊपर वरिष्ठता प्राप्त नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ये आया था। अब इस जजमेंट को ओवररूल करने के लिए संसद लेके आई 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001। यहां पर 16 के 4A में बीच में ब्रैकेट में आपने देखा होगा कुछ एक क्लॉज जोड़ा गया है 16 के 4A में। आर्टिकल 16 के 4A में ब्रैकेट्स में जो बात लिखी हुई है वो मैं एक बार पढ़ती हूँ। इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास और क्लासेस। हिंदी में पढ़ती हूँ, किसी वर्गों के पदों पर पदोन्नति के मामले में ज्येष्ठता परिणाम से। इसमें जो बात लिखी गई है उसका अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति में जो ज्येष्ठता है, जो सीनियरिटी है, वो 1995 से मानी जाएगी। यानी कि अमेंडमेंट हो रहा है 2001 में और प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट से लागू हो रहा है। यानी कि 2001 में अमेंडमेंट हो रहा है और उसका प्रभाव कब से माना जाएगा? 1995 से। तो संविधान में इस प्रकार का कोई अमेंडमेंट आज तक नहीं किया गया जो रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट से लागू है, भूतकालीन मामलों से लागू है, प्रभाव से लागू है। तो ये कई बार कई जूरिस्ट ने, कई विधिवेत्ताओं ने कहा कि संविधान के साथ धोखाधड़ी है। कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 1995 को चैलेंज किया गया था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 के केस में। 77 नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रमोशन में रिजर्वेशन तो ठीक है, लेकिन एसटी एससी है उनमें क्रीमिलियर को बाहर निकालकर ही रिजर्वेशन देना होगा। साथ में 3 जो कंडीशंस लगाई कि एक तो उस कैटेगरी को देखना से पड़ेगा कि उस कैटेगरी का बैकवर्डनेस है या इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, और मेंटेनेंस और एफिशिएंसी, आपको देखना पड़ेगा कि कार्य क्षमता सही में उस व्यक्ति में है। तो इससे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन में प्रॉब्लम आने लगी। इसको पुनः चैलेंज किया गया था जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 के जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन तो ठीक है, लेकिन जो एसटी एससी हैं उनमें क्रीमिलियर को बाहर निकाल कर ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ में ये जो कंडीशन लगाई थी एम नागराज के केस में, उन कंडीशंस को हटा दिया गया था। इसके अलावा 16 का क्लॉज 5 है जो सिंपल कहता है कि कोई धार्मिक समुदाय है, संप्रदाय है, वहाँ ये है कि किसी विशेष जाति के लोग ही, किसी विशेष धर्म के लोग ही उसमें प्रतिनिधित्व करें, उसमें पद पर बने, तो ऐसा किया जा सकता है। आर्टिकल 16 का क्लॉज जो 6 है जो ईडब्ल्यूएस के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10 नौकरियों में 10% रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। तो ये मैंने आर्टिकल 16 समझाया। विस्तृत रूप से आपको शायद मेरे ख्याल से इस तरह से समझने में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत मेहनत से इसको तैयार किया है। तो अगर आपको मेरा सही में प्रयास अच्छा लगे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें कैसा आपको लगा। कमी है तो वो भी बताएं। आपके इस कमेंट से, लाइक सब्सक्राइब करने से तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो और लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।